जैन बेटा, आज की वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे कि मेरे को बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम हमारा सिलेबस जो है हम पढ़ के जाते हैं, सब कुछ करके जाते हैं, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना हम एक जगह पे स्टक हो जाते हैं। मतलब जो हमारी रेंज है, मान लो कि 100 मार्क्स का पेपर आता है तो 60 से 70 के बीच में ही मार्क्स आते हैं, ये 70 से लेके 75 और 80 तक आते हैं। जबकि मेरिट लिस्ट बेटा बहुत सारी, जैसे आप मान लो SSC GD का पेपर है या अग्निवीर का पेपर है, इस तरह के आपके जो एग्जाम्स होते हैं ना, CBT का पेपर आपके होते हैं, तो उसमें क्या रहता है कि आपको स्कोर थोड़ा सा एलिवेट करना होता है, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है, तो बच्चे जो है हर एक लेवल का बच्चा एग्जाम देने जा रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बच्चे पूछते हैं कि हमारा सिलेबस जो है ना एक ही जगह पे स्टक हो गया मैम, तो इसके हमें कुछ सॉल्यूशन बताओ। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन लेके आई हूँ आज के लिए कि आप कैसे अपने सिलेबस को जो है वो ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका सिलेबस जो है बेटा आपको लगता है कि आपका मार्क्स जो है वो एक जगह पे स्टक हो गए, ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हम फोकस करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक मिनट वेट करेंगे जरा थोड़ा सा, ठीक है, ओके। अब सी, आई जस्ट वांट टू टेल यू हियर वन थिंग, दैट इज ओके। अब मान लो बेटा, ठीक है ना, आप मान लो कि आपको लगता है कि आपका सिलेबस जो है वो क्या हो गया, एक जगह पे स्टक हो गया, ठीक है ना। यू आर फीलिंग कि योर सिलेबस इज स्टक एट वन प्लेस। एक जगह पे क्या हो गया बेटा, नॉट सिलेबस बट मार्क्स, ठीक है, आपके जो मार्क्स हैं वो एक जगह पे स्टक हो गया, एक ही रेंज में आ रहे हैं। तो व्हाट ऑप्शन यू कैन ऑप्ट, जिनसे आपके बेटा ये मार्क्स जो है वो थोड़े से आगे बढ़ सकते हो और आप कोई भी एग्जाम बहुत इजीली क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो हम सबसे पहले 1 बाय 1 देखेंगे क्या क्या ऑप्शंस हैं। जैसे नंबर 1 पे मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले बेटा आपने ये देखना है कि आपका कौन सा एग्जाम है, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ द एग्जाम यू आर गोइंग टू गिव। जैसे फॉर एग्जांपल आप NDA का पेपर दे रहे हो या CDS का पेपर दे रहे हो, ठीक है, या तो आप बेटा अग्निवीर का पेपर दे रहे हो, किसका पेपर आप देने जा रहे हो, या आप SSC का पेपर देने जा रहे हो, या आपके कोई भी स्टेट का कोई भी एग्जाम है, क्लैरिकल का है, अलाइड सर्विसेज का है, किसी का भी है, तो आपका जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस क्या है। ऐसा तो नहीं है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली में वैसे एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता। तो सबसे पहले बेटा आपने इस चीज को कंफर्म करना है, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं कि आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। सेकंड चीज जो बेटा आप यहाँ पे माइंड में रखोगे वो कौन सी बात है, दूसरी बात आपकी ये है कि डोंट रिवाइज द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है बेटा, सेम जो टॉपिक है या सेम कंसेप्ट है, समझ में आ गया। आप एक ही कंसेप्ट को अगेन एंड अगेन मत पढ़ो जो आपको आता है। आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पे आपको न्यू कंसेप्ट की तरफ जाना है। न्यू कंसेप्ट की तरफ जाके क्या होगा बेटा, यू विल बी आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आप किससे होंगे बेटा, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, हम जैसे मान लो हम जीके, मैं जीके की टीचर हूं तो मैं आपको सिंपली बता देती हूँ कि किसी बच्चे को पॉलिटी पढ़ना अच्छी लगती है, किसी को हिस्ट्री में मान लो उसको एंशिएंट का साउथ इंडिया पढ़ना अच्छा नहीं लगता, उसको पढ़ के ही नहीं जाता, वो बिल्कुल स्किप कर देता है और बार बार जो है वो मॉडर्न इंडिया या तो फिर नॉर्थ इंडिया को, एंशिएंट के टाइम में नॉर्थ इंडिया को या मॉडर्न इंडिया में कुछ चीजें जो उसको बड़े अच्छे से आती हैं वही क्वेश्चन सॉल्व करेगा, उन्हीं को बार बार पढ़ के जाएगा, तो न्यू कंसेप्ट पे नहीं जाता है। इसका मतलब ये है कि मार्क्स कैसे बढ़ेंगे, फिर उतने ही स्टक रहेंगे ना, क्योंकि हम एक ही चीज को ना बार बार करे जा रहे। तो आपने क्या करना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। जो टॉपिक आपको आते हैं ठीक है, उनको आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हैं, बट आपने नए टॉपिक्स की तरफ जो है बेटा वो जरूर जाना है, अपने कंफर्ट जोन से जो है वो बाहर आना है, ठीक है। और इसके लिए आपने क्या इंक्रीज करनी है बेटा, अपनी फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। क्या करनी है बेटा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी है। ये फ्रीक्वेंसी वर्ड आपने याद रखना है, इंक्रीज योर फ्रीक्वेंसी। पढ़ने की स्पीड थोड़ी सी आपने जो है बेटा वो थोड़ा ज्यादा रखना है उन टॉपिक्स को, समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, आप जब ये टॉपिक रिवाइज कर लेंगे ना, तो आप उसके बाद थ्योरी करने के बाद जितने भी आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको कहीं से भी मिलते हैं, MCQs कहीं से भी कैसे भी उस पर्टिकुलर टॉपिक से, वो सारे के सारे आपने कवर करने की कोशिश करनी है कि मैंने सारे के सारे टॉपिक्स जो है पर्टिकुलर टॉपिक से क्या कर लिया है, कवर कर लिया, ठीक है ना। तो इससे क्या रहेगा बेटा, आपकी प्रैक्टिस जो है वो ज्यादा रहेगी। इसके लिए आप एक चीज और कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं बेटा, 40 इयर्स के PYQs आप जरूर लें और
इनको ज़रूर प्रैक्टिस करके जाएं। समझ में आ गया? अगर आपको अपने सिलेबस, अपने मार्क्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आगे करना है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं बेटा, अगर आप एक जगह पे स्टक हो गए मार्क्स में, आपके मार्क्स ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या करो, मॉक टेस्ट पे फोकस करो। ठीक है, कोई भी आप मॉक टेस्ट सीरीज कुछ भी आप ले सकते हैं, जो भी आपको बहुत मिलती है, यूट्यूब पे मिलती है, कई सारी वेबसाइट में मिलती है। और इसके क्या बनाने बेटा, अपने लेवल बनाने हैं। सबसे पहले आप इजी लेवल पे जाएंगे, उसके बाद आप मॉडरेट लेवल पे जाएंगे बेटा, उसके बाद आप कॉम्प्लेक्स लेवल पे जाएंगे। समझ में आ गया? ये टेस्ट सीरीज लेंगे और आप ऐसे ही लेवल में करेंगे। और इसको करने के बाद आपने क्या करना है बेटा, जो आपने अपने माइंड में एक बात याद रखनी है, दैट इज मेंटेन अ नोटबुक। क्या मेंटेन करनी है बेटा? एक नोटबुक मेंटेन करनी है, और उस नोटबुक में सेल्फ एनालिसिस क्या करना है बेटा, सेल्फ एनालिसिस करना है। सेल्फ एनालिसिस में आप लोग क्या करेंगे कि मेरा कौन सा क्वेश्चन जो है वो कम, मैं जो आपने टेस्ट सीरीज करी है, इजी लेवल पे आप कर पा रहे हैं, मॉडरेट लेवल पे आप कर पा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स लेवल पे आप कर पा रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, उसी टॉपिक को आपको बार बार जो है बेटा वो क्या करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। ठीक है, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। मतलब एक चीज को 10 बार पढ़ना है बजाय कि 10 चीजों को एक बार पढ़ना है। ठीक है, तो इसको फंडा बना लो अपने लिए कि एक चीज को रीड 1 बुक 1 कंसेप्ट 10 टाइम्स इंस्टेड ऑफ रीडिंग द 10 कंसेप्ट 1 टाइम, तो कभी क्लियर नहीं होने वाला है। समझ में आ गया? इसके बाद बेटा आपने क्या करना है, वट एवर द टाइम टेबल यू हैव मेड, आपका जो भी टाइम टेबल है, आप जो भी फॉलो करते हो उसको फॉलो करो थोड़ा स्ट्रिक्टली। लेकिन जो आपके स्लॉट होंगे ना पढ़ने के, स्लॉट वो कैसे बनाओगे बेटा, स्मॉल स्लॉट बनाना, बड़े बड़े स्लॉट नहीं बनाना, बहुत टाइम तक हमारा माइंड नहीं रिटेन करता। छोटे छोटे से स्लॉट बनाओ, छोटे छोटे से कंसेप्ट लो, कंसेप्ट को ब्रेक करो और छोटे छोटे कंसेप्ट पे, छोटे छोटे स्लॉट्स में उन कंसेप्ट को पढ़ना शुरू करो। आपको थोड़ा सा उसका नॉलेज जो है बेटा वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक और बहुत बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको लेट नाइट नहीं पढ़ना है। वैसे तो बेटा ये हर एक बच्चे का अपना अपना कंसेप्ट होता है कि हम रात को पढ़ते हैं, दिन को पढ़ते हैं, बट साइंटिफिकली देखा जाए तो अर्ली मॉर्निंग पढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है एज कंपेयर टू द लेट नाइट। अगर आपके मार्क्स नहीं इंप्रूव हो रहे हैं तो आप कम से कम बेटा लेट नाइट पढ़ना छोड़ दो और मॉर्निंग में का टाइम पढ़ने के लिए लो, क्योंकि रात को जब आप जागते हैं ना तो आप पढ़ते कम है, खाते ज़्यादा है। जैसे आपको भूख लगेगी, बिस्किट खा लेंगे, मैगी खा लेंगे, पेट में डालते रहते हैं और इससे आपकी हेल्थ भी कमज़ोर होती है, माइंड की पावर भी कम होती है, क्योंकि आप खा ही नहीं, फास्ट फूड रहे हैं और फिर कभी किचन में जा रहे हैं, कभी पानी पी रहे हैं, तो वो नहीं बात होती। तो मेरी अगर आप बात मानेंगे तो आप लेट नाइट स्टडी जो है उसको कम करके अर्ली मॉर्निंग जल्दी 3 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ। ठीक है, उसको आपने जो बेटा वो ज़रूर करना है। समझ में आ गया? एक और इंपॉर्टेंट थिंग है बेटा जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, दैट इज कि फेस द फियर। कभी कभी क्या होता है बेटा, एग्जाम में हम फेस द फियर, समझ में आ गया, अपने फियर को फेस नहीं करते हैं। और जब हम अपने फियर को फेस नहीं करते ना बेटा तो हमें लगता है अरे हमारे तो नंबर ही नहीं आ रहे, बढ़ ही नहीं रहे। तो एग्जामिनेशन से पहले ये सारी चीजें करके जाओ, ठीक है ना, फिर उसके बाद आप पेपर दो। ये सब करने के बाद भी आपको लगता है ना बेटा कि आपका स्कोर कहीं ना कहीं स्टक हो गया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतना ही आया जा रहा है, तो देन इट इज द नीड टू चेंज। फिर आपको क्या चेंज करने की जरूरत है बेटा, अपना स्टडी मटेरियल। जो भी आपका स्टडी मटेरियल है या आप जहां से भी पढ़ते हैं, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, आपने ये सब कुछ कर लिया ना, सब कुछ कर लिया, लेकिन नहीं इंप्रूव हो रहा है स्कोर को, तो इट मीन्स, पर ये बहुत ऑनेस्टी से करना है। उसके बाद आप अपना स्टडी मटेरियल देखो, क्या आपके स्टडी मटेरियल में वो सारी चीजें हैं जो रिक्वायर्ड हैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर सब कुछ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लैकिंग आपके स्टडी मटेरियल में हो सकती है, आपके पीडीएफ्स में हो सकती है, या जो जिस टाइप की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें हो सकती है। ठीक है ना, तो उसको चेंज करो बेटा और फिर से इस चीज को जो है वो पूरा फोकस करो। ये करोगे तो श्योरिटी है कि आपका जो है वो एग्जाम में मार्क्स इंक्रीज होंगे, आप पेपर भी क्लियर जो है बेटा वो कर पाएंगे। लेकिन ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी काफी पढ़ चुके हैं, एग्जाम दे चुके हैं, बट स्टक हो चुके हैं कहीं पे। जिन्होंने स्टार्टिंग से करना बेटा उनके लिए एक अलग पॉलिसी होगी, वो इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते हैं। समझ में आ गया?
एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बात बेटा मैं आपको यहाँ पे और बोलना चाह रही हूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे को लगती है, दैट इज स्लीप वेल। ठीक है, क्या है बेटा आपकी? स्लीप वेल, ठीक है ना, और ईट राइट। समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने जो है वो नहीं भूलना है। ये वाला जो मैंने कंसेप्ट बताया, स्लीप वेल एंड ईट राइट। तो ये आपको कुछ चीज़ें हैं बेटा, जैसे मान लो आप कोई भी एनडीए का एग्जाम देने जा रहे हो, अग्निवीर का एग्जाम देने जा रहे हो, आपने 3-4 बार दे दिया, एफकेट का एग्जाम देने जा रहे हो और आपको लग रहा है यार मेरा स्कोर तो 60 आ रहा है, 70 यार, बढ़ ही नहीं रहा है आगे। तो ये कुछ चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे ना बेटा तो ट्राई करें, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। तो ऐसे ही आपको कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन में आपकी जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगी आप नीचे चैट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको कुछ ट्राई करूंगी जो आपके लिए बेनिफिशियल हो बेटा ऐसे सॉल्यूशन देने के। तो मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक जय हिंद, जय भारत। Hold me close till I get up.